नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपके आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम को हमारे पहले डेली अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस PBD 9 जनवरी को उस दिन को मनाने के लिए मनाया जाता है जिस दिन महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा 2003 में शुरू हुई, जब प्रवासी भारतीयों के योगदान को चिन्हित करने के लिए PBD सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत के विकास के लिए समुदाय PBD कन्वेंशन के प्रारूप को 2015 में संशोधित किया गया था और तब से इसे हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस का विषय प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। भास्कर बाबू को 3 साल के लिए सूर्योदय बैंक के प्रमुख के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 जनवरी 2023 से 3 साल के लिए सूर्योदय लघु वित्त बैंक के MD और CEO के रूप में भास्कर बाबू रामचंद्रन की पुनः नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। बैंक को मूल रूप से 2008 में चेन्नई में सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था और बाद में 2015 में सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के रूप में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया। सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस को RBI द्वारा SFB स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक और अंतिम मंजूरी दी गई थी, जो क्रमशः 7 अक्टूबर 2015 और 26 अगस्त 2017 के अपने पत्रों के अनुसार था। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में पहली मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया। बांग्लादेश की राजधानी और दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में से एक ढाका को अपनी पहली मेट्रो रेल मिल गई है। शहरी रेल परियोजना का एक खंड, जिसे लाइन 6 के रूप में जाना जाता है, का उद्घाटन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में किया था। यह लाइन फिलहाल ढाका के उत्तरी क्षेत्र को बीच से सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों के केंद्र से जोड़ती है। ढाका की आबादी के लिए ट्रैफिक जाम एक बड़ी चिंता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह हर दिन लगभग 3.2 मिलियन कामकाजी घंटे बर्बाद करता है और हर साल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। एशियाई विकास बैंक द्वारा सरकार के स्वामित्व वाले WAPCOS को शीर्ष परामर्श फर्म के रूप में स्थान दिया गया। WAPCOS वैपकॉस जल शक्ति मंत्रालय के तहत भारत सरकार का उद्यम, जो एशियाई विकास बैंक ADB ने वार्षिक खरीद पर जारी अपनी रिपोर्ट में वैपकॉस को उच्चतम स्वीकृत वित्त पोषित राशि के साथ जल और अन्य अवसंरचना क्षेत्रों में परामर्श सेवा फर्मों में शीर्ष स्थान दिया है। ADB द्वारा जारी अपने सदस्यों की फैक्ट शीट 2022 पर एक अन्य रिपोर्ट में वैपकॉस को ADB ऋण, अनुदान और ऊर्जा, परिवहन और जल में तकनीकी सहायता परियोजनाओं के तहत परामर्श सेवा अनुबंधों में शामिल भारत के शीर्ष 3 सलाहकारों में शामिल किया गया है। आइए बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। यूपी सरकार ने यूपी मेडिकल कॉलेजों में ई-सुश्रुत HMIS का उद्घाटन किया। राज्य में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नवीनतम ई-गवर्नेंस कदम में उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ई-सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS शुरू की है। राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई नई ई-स्वास्थ्य पहल सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC के सहयोग से है। नई पहल के तहत ई-सुश्रुत HMIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से रोगी पंजीकरण, प्रवेश, डिस्चार्ज, एम्बुलेंस, भोजन, दवाएं, विवरण और डॉक्टरों की उपलब्धता सहित सुविधाएं ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। उत्तराखंड सरकार टिहरी में स्थापित करेगी विश्व स्तरीय कायाकिंग कैनोइंग अकादमी।
केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, उत्तराखंड के टिहरी में एक विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी स्थापित की जानी है। टिहरी झील में राष्ट्रीय चैंपियनशिप टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टिहरी झील पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टिहरी झील को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सरकारी अस्पतालों में भारत बायोटेक का नाक से दी जाने वाली वैक्सीन इनकोवैक 325 रुपए में उपलब्ध होगा। भारत बायोटेक ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ उसका नाक टीका इनकोवैक जनवरी के चौथे सप्ताह से जनता के लिए उपलब्ध होगा। हैदराबाद स्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने कहा कि वैक्सीन की कीमत निजी बाजारों के लिए 800 रुपए और सरकारों के लिए 325 रुपए होगी। भारत बायोटेक का इनकोवैक प्राथमिक 2 खुराक शेड्यूल के साथ साथ विषम बूस्टर खुराक के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन है। इनकोवैक को भारत बायोटेक ने अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में विकसित किया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। टाटा स्टील टुटुर हाइपरलूप ने हाइपरलूप प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए सहयोग किया। टाटा स्टील और टुटुर हाइपरलूप ने बड़े पैमाने पर हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के विकास और तैनाती पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए आईआईटी मद्रास में एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। हाइपरलूप यात्रियों और कार्गो दोनों के लिए उच्च गति, कम लागत, टिकाऊ परिवहन प्रणाली का भविष्य का विकल्प है। हाइपरलूप सिस्टम में ट्यूब, पॉड, प्रपल्शन सिस्टम और ट्रैक जैसे प्रमुख तत्व होते हैं। स्वायत्त उठी हुई ट्यूब खाली ट्यूबों के एक नेटवर्क के माध्यम से यात्रा करते हैं। यह सड़क परिवहन और विमानन की तुलना में 10 गुना अधिक ऊर्जा दक्षता का वादा करता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र विधानसभा ने हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र पूरे भारत में लोकायुक्त विधेयक लाने और पारित करने वाला पहला राज्य होगा। दिलचस्प बात यह है कि विधेयक बिना किसी चर्चा और विपक्ष की अनुपस्थिति के पारित हो गया। मसौदा विधेयक के अनुसार मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई जांच शुरू करने से पहले विधानसभा की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी और प्रस्ताव को सदन के तत्काल सत्र से पहले रखा जाना होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। बेंजामिन नेतन्याहू ने रिकॉर्ड 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नेतन्याहू 73 वर्षीय, जो पहले से ही इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री हैं, को 120 सदस्य कनेसेट इजरायली संसद में 63 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। सदन में 54 सांसदों ने उनकी सरकार के खिलाफ मतदान किया। वह अपनी 6ठी सरकार के गठन के साथ प्रधानमंत्री के रूप में लौटे, जो कई धुर दक्षिणपंथी सहयोगियों से बना है। एक संभावना जो कई लोगों को डर है कि नई सरकार अपनी आबादी के बड़े हिस्से और विदेशों में अपने करीबी सहयोगियों के साथ मतभेदों में डाल देगी। इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट यहीं समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।